नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चहेते से चैनल पे, जहां आज आपको डिस्कस करना है किसके बारे में। यूपी टेट में जो आपका भी एग्जाम हुआ है, यूपी टेट के बाद आपको पता है कि 11,500 नगरीय क्षेत्र में जो आपके सुपर टेट का एग्जाम होना है, यानी अभी आपके सुपर टेट का एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया है। सुपर टेट का जब एग्जाम का डेट अनाउंस है तो इस सुपर टेट के लिए आपकी एक क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस सारी चीजों के बारे में आपको पता है, सारी चीजों के बारे में आप जानते हो, क्या क्या चीजें आपको वहां पे करनी है। फुल डिटेल सिलेबस भी आज जारी हो चुका है, फुल डिटेल सिलेबस के बारे में भी आपको समझाया जा चुका है। अब जो क्लासेस होंगी आपकी, उनमें आपके हर एक पार्ट का अलग अलग क्या क्या सिलेबस हो सकता है, उस सिलेबस को भी हमने फोकस कर लिया है। अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी का सिलेबस क्या रहना है आपके लिए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपके लिए सीडीपी का क्या सिलेबस रहना है, सीडीपी का क्या आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपके और भी अनदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनकी एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उन स्ट्रेटेजी पे हम फोकस करते हुए चल रहे हैं। आज मैं जो आपके पास सेशन लेकर के आया हूं वो सेशन है आपका सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट में जो लैंग्वेज का एग्जाम होता है, यानी जो आपकी भाषा का एग्जाम है, उस भाषा के एग्जाम में आपको पता है कि हिंदी भी आएगी, आपकी इंग्लिश भी आएगी, और आपकी जो आएगी क्या है तो वो आपकी संस्कृत आएगी। यानी 10 10 10 आपके 30 नंबर के टोटल यहां पर आएंगे। यानी इंग्लिश के 10 नंबर का वेटेज क्या हो सकता है और इंग्लिश के 10 नंबर का क्या आपका एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, आज उसकी डिस्कस लेकर के आया हूं मैं। और क्या आपका सिलेबस है, सीधा सा बात है, क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके से आपको चीजों पे क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी है, उन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने यहां पर आए हैं और उन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे भी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इंग्लिश का आपके सुपर टेट में जो इंग्लिश पूछा जाता है, हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारी भाषा क्या है, हमारी भाषा हिंदी भाषी क्षेत्र होती है, और हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा एक, कहते हैं ना कि लोहे के चने चबाने जैसा ये आपका इंग्लिश का सिलेबस होता है। हम कई बार इंग्लिश को स्किप कर देते हैं, कई बार इंग्लिश को कि सर हिंदी और संस्कृत से तो हो जाएगा, तो हम इंग्लिश को क्या स्किप कर सकते हैं। ये कई बार ये स्टूडेंट्स के मन में कई बार डाउट्स भी क्रिएट होता है, और डाउट्स ही नहीं, कई बार उनके जहन में ये एक घर करके बैठ जाता है कि सर हम तो इंग्लिश को स्किप कर देंगे, बाकी उन दोनों में हम नंबर अच्छा गेन कर लेंगे। लेकिन नहीं, इससे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। ये आपके एक कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का एग्जाम है, एक कॉम्पिटिटिव फील्ड का एग्जाम है, और अगर आप प्रतियोगी छात्र हो और किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी चीज की एक बेहतर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए, ताकि हमारा सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे क्या होता है, अगर आप स्किप करते हो, दूसरा बच्चा कोई भी आपका इंग्लिश करता है, तो कम से कम आपसे अगर आप स्किप करोगे तो 10 नंबर तो कम से कम आपसे ज्यादा जाएगा। नहीं 10 नंबर, 8 नंबर तो ज्यादा जाएगा, नहीं 8 नंबर 7 नंबर तो कम से कम किया जा सकता है, उतना तो कम से कम आपसे आगे जाएगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ये 10 नंबर का जो पार्ट है, ये 10 नंबर के पार्ट्स को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन में पता है, एक दाल में तड़का, यानी जीरे का जो तड़का आप देते हो ना, ये जीरे का तड़का देता है और आपको सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंचाता है। किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में हर एक नंबर का, एक एक नंबर का बहुत मायने होता है, और एक एक नंबर आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए और किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है सिलेबस, किस तरीके से आपके सिलेबस का सामना करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। सिलेबस एक छोटा है, सिलेबस एक बेहतरीन है, और सिलेबस अगर आप मेहनत कर दोगे तो 7 8 नंबर 10 नंबर तक भी ला सकते हो। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा आपके लिए। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे आपके इस क्लास को लेकर के। तो इस क्लास में आपको, उस क्लास में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा प्लस के द्वारा जो आपका सुपर टेट है, इस सुपर टेट की एक बेहतर तैयारी आपको कराई जा रही है। सुपर टेट के अगर एग्जाम में मैं बात करूं तो सुपर टेट के एग्जाम में जैसे ही आप जाओगे, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, परीक्षा प्लस जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप सुपर टेट आपके 2026 में जाते हो, तो अभी ये आपके ऑफर्ड प्राइस पे जो होगा, ये ऑफर का प्राइस, जब तक आपका क्या है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ये आपके ऑफर्ड प्राइस पे होगा, तब तक ये आपके लिए ऑफर क्रिएट करेगा।
अभी के लिए ये आपके साथ ऑफर है और ये मिल रहा है आपको बैच पूरा का पूरा 499। आने वाले समय में ये बैच आपका क्या हो जाएगा, बैच आपका बढ़ता जाएगा, हो सकता है 1000 हो जाए, हो सकता है 1500 हो जाए। क्यों चूज करना चाहिए? आपके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न ये आएगा कि सर आप ये बोल रहे हो, क्यों चूज करना चाहिए हमें सुपर टेट के आप ही का बैच? तो सुपर टेट हमारा बैच चूज करने का आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन ये रहेगा कि इसमें आपको प्रॉपर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, यानी जो भी सब्जेक्ट आपका होगा वो लाइव पढ़ाया जाएगा। लाइव के बाद अगर वो क्लासेस मिस हो जाती है तो उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात कर दूं, अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाएगी तो वही आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएंगी। आपको एक बेहतर प्रॉपर वे में, एक आपको बेहतर तरीके से एक आपकी जो सीरीज चलती है ना, जिस सीरीज के बाद मतलब स्टडी मटेरियल जिसे हम कहते हैं पीडीएफ नोट्स, ये पीडीएफ नोट्स आपको जो होगा, ये पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका पीडीएफ नोट्स जो होगा, इससे आपको क्या अवेल मिलेगा, इसमें एक सीरीज चलाई जा रही है ब्रह्मास्त्र सीरीज। ये जो आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ये आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र का काम करेगी और आपके क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये भी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप इस चीज को अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बैच में जाओगे, अगर आप इस बैच में जाते हो, आप देखोगे कि आप कहते हो कि सर मुझे इंग्लिश में सबसे ज्यादा डर वोकैब से लगता है, मुझे सबसे ज्यादा डर जो होता है वो इंग्लिश में सबसे ज्यादा मुझे डर वोकैब से ही है। इस वोकैब के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, इस वोकैब के लिए आपका क्या एक नया प्लान है, आप किस तरीके से हमारे उस वोकैब को टारगेट कर सकते हो, आप किस तरीके से उस वोकैब के डर को खत्म कर सकते हो। तो उस वोकैब के डर को खत्म करने के लिए आपको पता है कि जब हम एग्जाम देते हैं ना, बार बार जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो डिफरेंट एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड आपके वोकैब की सीरीज आती है। ये जो आपके यहां वोकैब मिलेगी, ये मोस्ट रिपीटेड होता है। क्या होता है आपका? मोस्ट रिपीटेड होता है। और आपको 4 सेक्शन यहां पर दिख रहे होंगे। एक तो आपके यहां पर सिनोनिम्स का सेक्शन, एक तो आपके यहां पर एंटोनिम्स का सेक्शन, एक तो आपके यहां इडियम्स का सेक्शन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको मोस्टली इन तीनों पे फोकस करना है। आपके पास ये भी टाइम है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करना है। इसको भी अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। वोकैब की जो पावर होती है, वोकैब की पावर मैं ये कहता हूं, अगर 100 वर्ड्स के बारे में मैं बात करूं तो 100 वर्ड्स आपको यहां देखने को मिलेगा इस कोर्स में। 100 वर्ड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको कोर्स में देखने को मिलेगा इस आपके बैच में। ये जो आपका पूरा का पूरा बैच है, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे पीडीएफ का भी ऑप्शन खुलेगा, आप इस पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप टारगेट रखते हो ना, डेली 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स भी रखते हो तो ये आपका इजीली कवर हो जाएगा और इससे मैक्सिमम वोकैब जो होते हैं ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये ऐसे वोकैब का एक पूरा का पूरा रिपीटिशन है जिसमें आपके मैक्सिमम वोकैब की बातें आती हैं और मैक्सिमम वोकैब्स आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है ना तो आप इस चीज को अगर कर लोगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतनी तो गारंटी मैं देता हूं। ठीक ना? चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप इंग्लिश के टेट के सिलेबस के, सुपर टेट के सिलेबस के बारे में आप देखोगे तो सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है। देखो, सुपर टेट के सिलेबस को मैं 3 भागों में बांट सकता हूं, इसके मैं 3 ब्रांच बना सकता हूं। पहला ब्रांच कौन सा होगा? अगर मैं इसके 3 ब्रांच की बात करूं तो इसका जो 3 ब्रांच होता है उसमें एक ब्रांच तो आपका क्या हो जाएगा, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है, दूसरा ब्रांच जो होता है वो आपके ग्रामर का आता है और तीसरा ब्रांच होता है आपके वोकैबुलरी का। तीसरा ब्रांच क्या होता है आपके? तीसरा ब्रांच आपके वोकैबुलरी का होता है। सबसे मोस्ट एंड आपके जो ट्रस्टेड ब्रांड कह सकते हो, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांच होगा वो आपके कौन से हो जाएंगे, वो आपके ग्रामर का सेक्शन होगा। और ग्रामर के सेक्शन को फर्दर हम किसमें 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक में आपका वॉइस, एक में आपका नरेशन, एक में आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और एक में आपका पंक्चुएशन भी होता है। पंक्चुएशन के बारे में भी आपको जानना होगा। वोकैबुलरी के लिए आपकी क्या चीजें होती है, वोकैबुलरी के लिए और स्पेलिंग एरर के लिए भी आप चीजों को देख सकते हैं। तो ये तो आपकी कैटेगराइजेशन रही कि जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। अगर आपसे मैं बात करूं, अगर सुपर टेट आप देखते हो तो सुपर टेट के इंग्लिश में क्या रहेगा आपका सिलेबस, तो सिलेबस में केवल और केवल आपका क्या दिया है, तो सिलेबस में केवल और केवल आपका दिया है कि भैया आपके सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और साथ ही साथ आपके ग्रामर रहेगा। बस इतना इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन अब जब पेपर का एनालिसिस करोगे तो केवल इतना थोड़ी है,
ग्रामर लिख दिया मतलब पूरा ग्रामर आपसे पूछेगा। अगर इन्होंने ग्रामर लिख दिया तो ग्रामर पूछेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो चलो ठीक है, इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना दिया, यानी इन्होंने एक पैसेज देना है, एक ये क्या करेंगे, एक ये पैसेज देंगे और उसी पैसेज को क्या करना है, आपको उसी पैसेज के थ्रू अंडरस्टैंड करके आपको आंसर करना होता है। अब चलिए इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन करते हैं, डिटेल्ड में समझते हैं कि एक एक सेक्शन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस किस सेक्शन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन आता है, वो सबसे पहला सेक्शन आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। किसका आएगा? सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो आपका कौन सा आता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें होती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें होती हैं, आपके सामने एक पैसेज आता है, आपके सामने क्या आता है, आपके सामने एक पैसेज आता है और इस पैसेज को क्या करना होता है, इस पैसेज को आपको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, इस पैसेज को आपको कॉम्प्रिहेंड करना होता है और कॉम्प्रिहेंड करके क्या करना होता है, आपको आंसर देना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस पैसेज को क्या करना होगा, आपको इस पैसेज को आपको कॉम्प्रिहेंड करना होगा और कॉम्प्रिहेंड करके इस पैसेज का क्या करना होगा, आपको पैसेज का आंसर भी देते हुए चलना है। तो ये भी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज होगी कि पैसेज को देखो, पैसेज आपको एग्जाम में बहुत ही सॉलिड नंबर देता है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड नंबर देता है आपके एग्जाम में। एग्जाम के तैयारी में ना ये बहुत बेहतर रोल प्ले करता है। आपके मन में ये भी आता होगा कि सर पैसेज क्यों देता है, ये पैसेज नहीं देता, इन्होंने कहा ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों देता है एग्जाम में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देने का मेन मोटिव ये होता है कि एग्जामिनर आपसे देखना चाहता है आपके अंदर कि आपके सामने जो कॉम्प्रिहेंशन दिया, जो पैसेज दिया गया है, आप उसे बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंड का मतलब हो रहा है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आप उस चीज को बेहतर आप में समझ डेवलप हो रही कि नहीं। अगर आपकी समझ डेवलप होगी पैसेज का, अगर रीडिंग आपने अच्छा किया और रीडिंग का अच्छा करने के बाद आपने उस पैसेज का आंसर दे दिया, तो आंसर देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपके सामने एक प्रश्न उठेगा कि भैया हमने कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर लिया तो हमारा आंसर मिल जाएगा। एग्जामिनर यही तो चाहता है, एग्जामिनर यही चाहता है कि भैया हमने जो दिया है ना आपको, उसको बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाऊं मैं, उसको बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड करके आप आंसर बेहतर दे दो, बस मैं इतना आपसे चाहता हूं। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंस होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी सबसे ज्यादा चीजें होती है कि कैसे हम सॉल्व करें। कई बार आपसे कंफ्यूजन हो जाता है कि सॉल्व, हम जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने यही आता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का तरीका जो होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। और क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे, पूरा पैसेज का क्या मिल जाएगा आपको, पूरे पैसेज का आपको थीम पता चल जाएगा। पूरे पैसेज का जो होगा वो पूरे पैसेज का आपको थीम पता चल जाएगा कि भैया पैसेज इसके बारे में बोल रहा है, ठीक ना। और क्वेश्चन पढ़ने से यह भी होगा कि जब क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज को रीड करने जाओगे तो आप उस जगह पे जरूर पॉज लोगे कि यार क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ है। तो उस चीज को पॉज लग करके आप उस चीज पे क्या कर सकते हो, आप उस चीज को मार्क कर सकते हो कि भैया निशान बना सकते हो कि हाँ ये तो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया था तो हम कहेंगे यार भैया बस 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 यही तो पूछा है, यही तो हमें चाहिए, हम सीधे ये कर देते हैं। और वहां पे क्वेश्चन पढ़ने का ये आपसे वेटेज मिल जाएगा कि आप सीधे उस चीज पे क्या करें, क्वेश्चन पे टिक किए आगे बढ़ गए। दूसरा चीज आपसे क्या होता है, दूसरा चीज ये करना होता है जब भी आप पैसेज को पढ़ना चाहो तो पैसेज पढ़ने के बाद दूसरी चीज आपको जो करनी है वो क्या करनी है, तो वो ये करनी होती है कि पूरे पैसेज को ट्रांसलेट नहीं करना होता है। पूरे पैसेज को ट्रांसलेट नहीं करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने पूरे पैसेज को ट्रांसलेट किया है तो ये बड़ा गड़बड़ होता है। पूरे पैसेज को काहे ट्रांसलेट करना, क्यों ट्रांसलेट करना भैया पूरे पैसेज को। आपने अगर पैसेज की 70% भी अंडरस्टैंडिंग समझ ली, 70% भी अगर अंडरस्टैंडिंग समझ ली तो आप आंसर अच्छे से कर सकते हो। आपको कॉम्प्रिहेंड ही करना है, समझने की बात होती है, ना कि पूरा चीज ट्रांसलेट करने की बात होती है। आपको पैसेज को 70% भी समझना है तो आप पैसेज का आंसर 60% भी समझ गए तो भी आंसर दे दोगे। आप 60% भी समझ गए तो भी आप पैसेज का बहुत बेहतर तरीके से आंसर करना होता है, कर दोगे, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंड ही करना होता है। तो ये पैसेज की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी और इसी स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करोगे, लगातार अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर चीजें बन जाएंगी।
दूसरा चीज जो होता है आपका, वो है आपका कोर ग्रामर सेक्शन, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन रखते हैं। एक बात समझिए, लेटेस्ट पैटर्न क्या है? लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का क्या है? लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का यह है कि एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस का कोई भी आपका एक पार्ट को अंडरलाइन कर देगा। क्या कर देगा? अंडरलाइन कर देगा और कहेगा भैया इस क्वेश्चन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इस क्वेश्चन का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपसे पूछ सकता है कि भैया जरा इस क्वेश्चन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, अगर आप बेहतर तरीके से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है तो। और कहने में यह बड़ा आसान होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। सर बड़ा आसान है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना कई बार बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक ना। जैसे आपसे एक क्वेश्चन करूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन है कि द रेडियो प्लेज कवर वाइड रेंज। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जरा बता दो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, अगर आपसे यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, कई बार आप मैक्सिमम टाइम पता है, मैक्सिमम लोग अगर पहली नजर की बात करेंगे ना, तो इस पहली नजर में मैक्सिमम लोग इसकी जो आंसर करेंगे इस प्लेस का आंसर क्या करेंगे? वो मैक्सिमम लोग इसका आंसर करेंगे कि अरे भाई रेडियो के लिए वर्ब आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम। जबकि ये रेडियो एडजेक्टिव का काम करेगा और ये जो आपका प्लेस है ये क्या है आपका? ये आपका नाउन है और इस नाउन के लिए ये वर्ब आया हुआ है। समझ में आई बातें? तो कई बार आपके लिए दिखने में बड़ा आसान होता है, लेकिन चीजें आपकी क्या होती है, चीजें आपकी अलग तरीके से बनती हैं। तो आपको फोकस करना होगा सबसे ज्यादा किस पे? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इन सारी चीजों की समझ होनी चाहिए। हालांकि इंटरजेक्शन कहीं नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपके सिलेबस में होगा, क्योंकि आपसे इंटरजेक्शन पूछेगा। तो आप इंटरजेक्शन अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इंटरजेक्शन के लिए बिल्कुल आप तैयार रहोगे, आप उस चीज के लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको कि भैया इंटरजेक्शन हमें पढ़ना है, और इंटरजेक्शन अगर हमें पढ़ना है तो हम चीजों को अच्छे तरीके से तभी कवर अप कर पाएंगे। तो ये चीज आपके लिए यहां पर होगी, इस चीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद जो बात आती है आपकी किसके लिए, उसके बाद आपके एक सेक्शन होता है जिसे हम वॉइस कहते हैं और नरेशन कहते हैं। देखो वॉइस नरेशन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इससे तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी, आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैं एक मेथड समझाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड समझाऊंगा। मतलब कि किसी भी एग्जाम में किसी ऑप्शन को मिटाना कैसे है और उसका सही ऑप्शन लाना कैसे है। तो एलिमिनेशन मेथड अगर आपको पता है तो एलिमिनेशन मेथड के बाद आपको कोई भी और चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एलिमिनेशन मेथड आपको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा इन दोनों सेक्शन के लिए। और ये दो क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं करोगे, आप कुछ ना करोगे तो ये दो क्वेश्चन तो आप जिंदगी में गलत नहीं करोगे। इस दो क्वेश्चन को आपको कभी गलत करना ही नहीं है, तो इस चीज को बड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं, ठीक ना, इससे अफर्मेटिव से क्वेश्चन कैसे करें। उसके बाद से आपसे पूछ सकता है कि भैया ये भी छोड़ो, आपसे कह सकता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को भी आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। और एक क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन का रोल होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो पंक्चुएशन भी आपको तैयार करना ही करना। तो ये कुछ मिला के आपके ग्रामर के कोर सेक्शन है, और ग्रामर के कोर सेक्शन में इतनी चीजें तो आपको कम से कम पढ़नी है। उसके बाद से आपका सेक्शन कौन सा आता है, उसके बाद आपका सेक्शन आता है वोकेबुलरी का। वोकेबुलरी को अगर मैं बात करूं तो आपको सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, साथ ही साथ आपके एंटोनिम्स को तो तैयार करना ही करना होगा, साथ ही साथ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना होगा। और इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, इसके लिए मैंने कहा ना कि आपको परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर कोर्स के साथ आप इन्वॉल्व होते हो ना, तो ये अगर चार चीज आपने पढ़ ली ना, ब्लैक बुक की मोस्ट रिपीटेड वोकैब, मोस्ट रिपीटेड जो आपकी वोकैब होती है ना, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, वो कैब ही झिंगा लाला।
वोकैब इससे बाहर नहीं आएगा, और इससे बाहर अगर वोकैब नहीं आएगा तो आपको बिंदास पढ़ने की जरूरत है, बिंदास आपको समझने की जरूरत है। कुल मिला के बात अगर मैं करूं तो कुल मिला के ऑलमोस्ट आपका यही सिलेबस है, इसी सिलेबस को आपको पढ़ते हुए चलना है, इसी सिलेबस को आपको करते हुए चलना है। वोकैब के साथ एक दिक्कत होती है कि हम वोकैब डेली का टारगेट तो रखते हैं, लेकिन हम उसे रिवीजन नहीं करते हैं। तो टारगेट भी रखिए और रिवीजन भी रखिए, ताकि आपके एग्जाम में उस चीज की गलती बार बार ना हो पाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को विराम देते हैं, और इंग्लिश के एक छोटे छोटे सेशन में लेकर के आएंगे। एक छोटे छोटे सेशन में मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि क्या एक स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए इस सेक्शन के लिए, कि ग्रामर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। एक अगर मैं बात करूं, एक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो सारी एक स्ट्रेटेजी मैं आपको अलग अलग वीडियोस में लेकर के आऊंगा, अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस में समझाऊंगा आपको, ताकि आपके लिए वो चीजें बेहतर बन सके और आपको इंग्लिश को समझने में आसानी मिल सके। और समझने ही में ही नहीं, आपको इस चीज को फील करने में, फील करना क्या, फील करना मतलब आपको इंग्लिश को बर्डन ना लगे आपके ऊपर, आप इस चीज को फील करते हुए चलो। चलिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।